हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। और आज की ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड। और आज हम कंप्यूटर की सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। हम आज पढ़ रहे हैं पवन सीरीज के ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसको भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस कंप्यूटर का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ पे आप सिलेबस को एक बार में देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पवन सीरीज के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 8वां प्रश्न पत्र जो हमारा होता है, यानी कि लास्ट पेपर कंप्यूटर का होता है, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे आपका ये पेपर जो रहता है टोटल 25 मार्क्स का रहता है पेपर आपका। ठीक है, 25 में से आपको कितने लाने होते हैं? आपको 12 मार्क्स लाने होते हैं, तब आप पास माने जाते हैं। ठीक है, 12 मार्क्स से कम होंगे तो आप फेल हो जाते हैं, और 12 मार्क्स से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तब आप पास हो जाते हैं। ठीक है, 12 पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये जो पेपर होता है कंप्यूटर का, वो 3 भाग में डिवाइड रहता है। कौन कौन से भाग में? पहला भाग होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग होता है अतिलघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, और तीसरा भाग होता है हमारा लघुत्तरी प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और अतिलघुत्तरी प्रश्न भी एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वर्तमान कंप्यूटर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। एक ही वीडियो में आपके सभी प्रश्न आ जाएंगे और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। सभी बहुविकल्पी प्रश्न केवल एक वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, यह आपका प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन ए है बाइनरी, ऑप्शन बी है दशमलव, ऑप्शन सी है ऑक्टल, ऑप्शन डी है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे आपकी ये 4 ऑप्शन थे, बाइनरी, दशमलव, ऑक्टिकल, हेक्साडेसिमल। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा, ये आपको यहाँ पे टिक करना होता है। ठीक है, या बताना होता है लिख करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा, देखिए आइए जानते हैं। देखो, वर्तमान में कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली जो होती है, बाइनरी प्रणाली, ऑप्शन ए, बाइनरी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर होता क्या है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखो 0 और 1 जो होता है ये बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक है, 0 और 1 ये बाइनरी डिजिट होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और डिटेल में जानेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे 1 मेगाबाइट में क्या होता है। तो 1 मेगाबाइट क्या किसके बराबर होगा, यहाँ पे हमारा ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, 1 मेगाबाइट में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए है 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, या फिर 1042 GB। तो यहाँ पे आपका प्रश्न था 1 मेगाबाइट में होते हैं, तो मेगाबाइट में जो होते हैं 1 मेगाबाइट में वो रहेंगे आपके 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में विकसित कंप्यूटर कौन सा है, यहाँ पे आपको याद रखना है
भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये हमारे ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है NCE 500, NCE 500, CRAY XMP 24 यानी 24, DEC 1090 या फिर परम 8000। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 जो है, परम 8000, ठीक है, 8000। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संचार के मुख्य अंग हैं। संचार के क्या मुख्य अंग हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो संचार के मुख्य अंग कौन से होंगे? ऑप्शन ए माध्यम, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी प्रेषक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? संचार के मुख्य अंग कौन से रहेंगे? उपरोक्त सभी रहेंगे, यानी कि संचार के मुख्य अंग रहेंगे माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 5, विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया है क्या है, अभी आपको बताना है। ऑप्शन ए है ज्ञानवर्धक वेबसाइट, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, विकिपीडिया क्या है? तो विकिपीडिया आपने देखी होगी, विकिपीडिया आप गूगल पे सर्च करते हो या फिर आप ऐप डाउनलोड करते हो विकिपीडिया का प्ले स्टोर से। ठीक है, तो ये एक हार्डवेयर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो फ़ोन के अंदर रहता है या फिर जो कंप्यूटर के अंदर रहता है वो हार्डवेयर नहीं होता है। कंप्यूटर का जो भाग होता है बाहर का, जैसे कि CPU, माउस या फिर स्क्रीन जो होती है, वो आपकी जो अब हम देख रहे हैं तो इनपुट हो सकता है, लेकिन है तो हार्डवेयर ही। ठीक है, ठीक है, तो हार्डवेयर होता है, ये चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, जो विकिपीडिया है हमारा, वो एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। यानी कि विकिपीडिया आप किस लिए यूज़ करते हो कि आपको थोड़ा ज्ञान मिले, नॉलेज मिले। ठीक है, तो ये विकिपीडिया जो है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 6, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, संचार की जो क्रिया होती है या फिर क्रिया होती है, उसके मूल तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी स्रोत, ऑप्शन सी प्रसारण एवं प्राप्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो, 2023, 2018, 2016। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 नंबर क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए, ताकि आप एक भी प्रश्न गलत ना कर पाओ और 5 में से 5 नंबर आपके पूरे के पूरे सही जाएं, बहुविकल्पी प्रश्न वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। छठवां प्रश्न क्या था? संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। तो संचार की जो प्रक्रिया होती है उसके मूल तत्व क्या होंगे? सूचना होगी, हाँ होगी। ठीक है, हाँ होगी, सूचना होगी। स्रोत होंगे, स्रोत भी होंगे, और प्रसारण एवं प्राप्ति भी होगी। प्रसारण, ठीक है, प्रसारण एवं प्राप्ति भी होगी। और यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट रहेगा। इसके बाद 7वां प्रश्न क्या रहेगा? तो 7वां प्रश्न रहेगा आपका ICT का पूरा नाम क्या है? तो ICT का पूरा नाम आपको याद रखना रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपके रहेंगे सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ICT का पूरा नाम जो रहेगा आपका सूचना एवं संचार प्रसारण रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ICT का पूरा नाम आपका सूचना एवं संचार प्रसारण रहेगा। इसके बाद आगे, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, गलत हो गया। ICT का पूरा नाम आपका रहेगा, ऑप्शन सी राइट रहेगा यहाँ पे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी राइट रहेगा यहाँ पे।
ऑप्शन ए मैंने गलती से गलत कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपका ये प्रश्न नंबर 8 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रश्न जो सही है इसका ऑप्शन थोड़ा गलत है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न जान लेते हैं। नेट स्केपर जो है, नेट स्केप, ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर, ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर है, वो क्या है यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे वेब करना है आपको, वेब ब्राउज़र है, ठीक है, नेट साइट है, हार्डवेयर है, या फिर चैटिंग है, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर जो है आपका राइट रहेगा ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, इसमें आपका नेट स्केपर जो है, नेट स्केप नेविगेटर, ये जो है ये एक वेब ब्राउज़र है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये सभी प्रश्न जो भी मैं करा रहा हूँ इनको आप लोग एक कॉपी पे नोट करते जाइए, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग 4 से 6 बार आपको रिवाइज़ ज़रूर कर लेनी है, जिससे एक एक प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। 4 से 6 बार इस वीडियो को आपको देख लेना है, जिससे एक एक प्रश्न आपको याद हो जाए और आप एक भी प्रश्न गलत करके ना आ पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका 8वां क्या था, नेट स्केप नेविगेटर है, क्या है ये एक वेब ब्राउज़र है, आपको याद रखना है। यहाँ पे बैच लिखा हुआ है, बैच नहीं है लेकिन वेब यहाँ पे वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये प्रश्न फिर से रिपीट होगा, तब आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, वहाँ पे सही है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका एजुसेट जो है, एजुसेट किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? तो ये आपका रहेगा प्रश्न, और इसके ऑप्शंस क्या हैं। ओके, सो फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न है, एजुसेट की किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? एजुसेट क्या है ये जान लेते हैं। एजुकेशनल सैटेलाइट है एजुसेट, जिसे हम जी सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जी सेट 3 के नाम से, ठीक है। अब ये जो है आपका एजुसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, यानी सैटेलाइट है, ओके। तो इसे जो है एजुकेशन के लिए, यानी शैक्षिक अधिगम के लिए 2004 में स्थापित किया गया, ठीक है, 2004 में स्थापित किया गया। यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या क्या थे, तो वर्ष 2007, वर्ष 2001, वर्ष 2004 और वर्ष 2000। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी है वर्ष 2004। एजुसेट की 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, एजुसेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना, तब आपका आंसर एकदम करेक्ट जाता है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया जाए, अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा पढ़ लिया जाए, दोबारा भी समझ में ना आए तो फिर से पढ़ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद ही आंसर दिया जाए तो ये आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी आपको अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। और प्रश्न भी आपको अच्छे से याद हो जाता है कि इसका आंसर क्या रहेगा और प्रश्न क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न 10वां है ये, निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट क्या है यहाँ पे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है डीवीडी, ऑप्शन बी है पेन ड्राइव, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका क्या है, स्टोरेज यूनिट क्या है। तो स्टोरेज यूनिट के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और उपरोक्त सभी। इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा ये आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यानी राइट ऑप्शन जो होगा उपरोक्त सभी होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे बात करी गई है स्टोरेज यूनिट की, ठीक है। स्टोरेज यूनिट यानी जिसमें हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई फ़ोटो है, वीडियो है, उसको मैं किस में स्टोर कर सकता हूँ, मैं पेन ड्राइव में स्टोर कर सकता हूँ, मैं हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकता हूँ, डीवीडी में स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सभी जो है स्टोरेज यूनिट है।
ठीक है, स्टोरेज यूनिट है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन डी राइट रहेगा, क्योंकि उपरोक्त सभी इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या हैं? इसमें ऑप्शन ए है सूचना और परीक्षण, ऑप्शन बी है संचार एवं तकनीकी, ऑप्शन सी है सूचना एवं संचार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11वां जो है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या हैं? सूचना और परीक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे सभी जो है सूचना, परीक्षण, सूचना, तकनीकी, सूचना, संचार या फिर संचार तकनीकी, इस तरह से ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी राइट रहेगा। मुख्य तत्व ये सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 12, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन क्या हैं? ठीक है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका राइट रहेगा ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर राइट रहने वाला है, तो प्रश्न क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन क्या क्या होते हैं? तो इंटरनेट भी आपका साधन है, दूरदर्शन भी आपका साधन है, ठीक है, और रेडियो भी आपका साधन है। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी की बातों को सुन सकते हैं, ठीक है, अपनी बातों को कह सकते हैं और देख सकते हैं दूरदर्शन के थ्रू, ठीक है। रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम खुद अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोग हम तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, जानकारियों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा राइट, बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न क्या है? इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या क्या हैं? तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं, ऑप्शन ए इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा करेक्ट? देखो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं में हम देखते हैं इंटरनेट रिले चैट को, ईमेल को और टेलनेट को, ठीक है। तो ये सभी जो हैं, ये सभी यानी कि ये सभी जो हैं वो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, यानी यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 14। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम। अभी हमने एजुसेट के बारे में पढ़ा। एजुसेट जो है कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, और ये एजुसेट जो है एजुकेशन के लिए उपस्थित कृत्रिम उपग्रह यानी एजुकेशनल सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि 2004 में उपग्रह में स्थापित की गई, ठीक है। अब इसका प्रचलित नाम, दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जीसैट 3। ओके, तो प्रश्न नंबर 14 है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? तो जीसैट 3 है। जीसैट 3 है, यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है जीसैट 3 एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम। मैंने अभी आपको बताया था, उसको याद रखना है। ये 2022 के सभी प्रश्न हैं। लास्ट प्रश्न क्या है? दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अब देखो दूरदर्शन के थ्रू हम लोग एजुकेशन को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब के थ्रू। अब ये शिक्षा है किस तरह की? औपचारिक है या अनौपचारिक है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वो चीज़ भी सीखते हैं यूट्यूब पर, वो सिलेबस भी पढ़ते हैं जो हमारी हाई स्कूल इंटर जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं, उसका सिलेबस भी हम यूट्यूब से देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब से हम लोग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। या फिर हम लोग डीएलएड कर रहे हैं, उसका भी सिलेबस हम लोग यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है।
पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये जो है आपका रहेगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह का रहेगा, यानी उपरोक्त दोनों यहाँ पे आपका आंसर राइट रहेगा। इसके चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन अच्छे से बताई है, और दोनों उपरोक्त दोनों यानी औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों माध्यमों से शिक्षा प्रदान की जाती है दूरदर्शन के माध्यम से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 16 यानी कि 16वां प्रश्न। एजुसेट क्या है? तो एजुसेट क्या है? ऑप्शन ए है रेडियो स्टेशन है, ऑप्शन बी है टीवी स्टेशन है, ऑप्शन सी है सैटेलाइट है, ऑप्शन डी है शैक्षिक चैनल है। देखिए एजुसेट जो है वो शिक्षा के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये एक सैटेलाइट है, आपको ये याद रखना है पहले तो। ठीक है, तो सैटेलाइट यहाँ पे आपको याद रखना है ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन के लिए है, लेकिन ये एक सैटेलाइट है, ये आपको याद रखना है, चैनल नहीं है ये एक सैटेलाइट है जो कि एजुकेशन के लिए है। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 17। इनमें से सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बिंग, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है फायरफॉक्स, ऑप्शन डी है याहू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है इनमें से सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए सर्च इंजन कौन कौन से हैं ये हम लोग जानते हैं। पहले तो सर्च इंजन की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सर्च इंजन सबसे बड़ा गूगल। ठीक है, गूगल हमें लगता है गूगल सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में सबसे ज़्यादा गूगल दिखता है सबसे पहले ही। ठीक है, गूगल हो गया। गूगल के अलावा हमारा विंग जो होता है, विंग भी एक सर्च इंजन है, और याहू जो होता है आपका, ये भी आपका सर्च इंजन है। ठीक है, ओके। तो ये जो तीन हैं ये सर्च इंजन है। फायरफॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फायरफॉक्स जो है वो सर्च इंजन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा ये गया है कि कौन सा नहीं है, तो हम बताएंगे फायरफॉक्स जो है वो सर्च इंजन नहीं है, बस बात खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 18। विकिपीडिया है। विकिपीडिया है तो विकिपीडिया क्या है? अभी हमने देखा कि विकिपीडिया जो होती है वो एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ठीक है, ये आपने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले देखा है, प्रश्न था विकिपीडिया क्या है, तो ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, उसका आंसर ये था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है फिर से विकिपीडिया क्या है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू क्या आंसर राइट हो सकता है इसको देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन है विकिपीडिया है। ऑप्शन पहला है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। ऑप्शन बी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है सर्च इंजन, ऑप्शन डी है वायरस। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विकिपीडिया क्या है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ठीक, अब ये वेब ब्राउज़र है क्या, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न उठेगा, क्या ये वेब ब्राउज़र है, या फिर ये इंसाइक्लोपीडिया है, या फिर ये सर्च इंजन है, या फिर ये वायरस है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ना तो ये सर्च इंजन है, क्योंकि सर्च इंजन नहीं है ये। ठीक है, सर्च इंजन नहीं है, ना ही ये वायरस है। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो सकता है। ठीक है, मे बी, लेकिन यहाँ पे आपकी सीरीज़ के थ्रू यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट मानेंगे, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया जो है ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे, जब क्वेश्चन हम लोग अतलगुत्तरी प्रश्न करेंगे तब हम विकिपीडिया के बारे में यहाँ पे हम लोग ये जान लेंगे कि ये वेब ब्राउज़र है या नहीं। ठीक है, या फिर ये इंसाइक्लोपीडिया ही है। ठीक है, इस तरह से जान लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको आंसर अगर आपको याद रखना है तो ये वाला रखना है अभी के लिए। ठीक है, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर यही आंसर आपका राइट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 19, डीवीडी का विस्तृत रूप है। अब देखो डीवीडी जो होती है वो डीवीडी जो होती है उसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, यानी विस्तृत रूप यानी पूरा नाम क्या हो सकता है। आपको याद रखना है डी से होता है डिजिटल, ठीक है, डी से होता है डिजिटल, वी से होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, आपको वर्सेटाइल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। वी से क्या होता है वर्सेटाइल, ठीक है, ये याद रखना है वर्सेटाइल। और उसके बाद अगला डी होता है डिस्क, ठीक है। अगर आप याद रखेंगे तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आप याद रखेंगे। और आपका डीवीडी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिखेगा। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है यानी विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल वेक्टर डिस्क, ये नहीं है। डिजिटल वैक्यूम डिस्क, ये भी नहीं है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यहाँ यही है, ठीक है, यही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला ऑप्शन क्या है डिजिटल विजुलाइज डिस्क, ये भी नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है कि वर्सटाइल होता है वी फॉर वर्सटाइल, बस। अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपका ये आंसर जो है करेक्ट जाने वाला है। अगर आप इतना याद नहीं रख पाए तो आपका ये 1 नंबर है वो नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे डी फॉर डिजिटल आपको हर एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अगला डी है यानी लास्ट वाला डी, उसका डिस्क 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 सभी में है। लेकिन वी जो है आपका वी जो है आपका उसका वेक्टर, वॉल्यूम, विजुलाइज, वर्सेटाइल, तो आपको वी से याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग इसका आंसर जो है करेक्ट दे पाएंगे और आपका 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, वी फॉर वर्सेटाइल, ठीक है। डीवीडी का विस्तृत रूप होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इन प्रश्नों को अगर आप लिख लेते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार रिपीट कर लेना, वीडियो को 4 से 6 बार ज़रूर देख लेना। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नेट आपका खर्च हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये एक क्वेश्चन भी याद हो जाए, मतलब ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे तो आपके 5 में से 5 नंबर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करके आना है, तभी मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार 2 से 3 बार इनको लिख लेना है, 4 से 6 बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। अगर आपने एक बार लिख लिया तब भी ठीक है, लेकिन 4 से 6 बार अगर आप इन बातों को सुन लेते हो, ठीक है, और इन प्रश्नों को देख लेते हो, तब आप अच्छे से याद कर पाओगे। नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 20, सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो देखिए, ये देखिए सीडी रोम का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है आपसे अतिलोक उत्तरी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं सीडी रोम का फुल फॉर्म। सेंट्रल नहीं होगा, कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है। सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, आर फॉर रीड ओनली मेमोरी, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। तो यहाँ पे आपका जो फुल फॉर्म रहेगा क्या रहने वाला है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये फुल फॉर्म रहेगा आपका। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें फाइल को कॉपी करना यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी सीडी रोम में किसी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन सुनिए, वर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहेगा आपका वर्निंग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न क्या है और प्रश्न रिपीटेड है, देखिए 2021-2019, ठीक है, डबल बार। अगला प्रश्न है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की जो गणना करते हैं उसमें कौन से कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं, ये आपको पता करना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेगा आपका डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी रहेगा एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी रहेगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भौतिक राशियाँ जो होती हैं, यानी भौतिक राशियों की गणना करने के लिए कौन सी कंप्यूटर जो होते हैं वो गणना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं यानी प्रयोग किए जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना करने के लिए एनालॉग जो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर उन्हें प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी धोखाधड़ी के लिए यहाँ पे बताया गया है के लिए किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ऑप्शन ए लुभावनी ऑफरों से संबंधित। ऑप्शन बी है क्रैकिंग से संबंधित। ऑप्शन सी है हैकिंग से संबंधित। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखो, ऑनलाइन संचार यानी ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो होता है उसके क्षेत्र में धोखा जो किया जाता है वो इन सभी तरीक़ों से किया जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको लुभाया जाता है ऑफरों के थ्रू, ऑफरों के द्वारा क्रैकिंग की जाती है और हैकिंग भी की जाती है। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23 नंबर। प्रश्न है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूचना जो होती है उसको स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करना है तो हम उसे क्या कहेंगे? टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं या फिर आंकड़ा कहते हैं। अब देखो, सूचना जो होती है हमारी यानी इन्फॉर्मेशन, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है, यानी हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम उसे कम्युनिकेशन यानी यहाँ पे हम लोग संचार कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा, संचार कहते हैं। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ऑप्शन सी आपका जो है राइट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। किसमें संभव है? ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स में। ऑप्शन बी है हाफ ड्यूप्लेक्स में। ऑप्शन सी है फुल ड्यूप्लेक्स में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। यहाँ पे आपके ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक आंसर राइट रहेगा। अब कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। एक साथ किसमें संभव है ये आपको याद रखना है। किसमें संभव हो सकता है? तो ये हो सकता है फुल ड्यूप्लेक्स में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सी है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स में। अगला प्रश्न है एजुसेट जो हमने अभी हाल ही में पढ़ा उसका पूरा नाम क्या है? तो एजुसेट अभी हमने जाना था कि एजुकेशनल सैटेलाइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एजुकेशनल सेटअप, जो कि नहीं है आंसर सही। ठीक है, अगला है एजुकेशनल स्टार्टअप, ये भी आंसर सही नहीं है। एजुकेशनल सैटेलाइट यही सही है। उपरोक्त सभी ये जो है सही नहीं है। उपरोक्त सभी कहाँ है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। एजुसेट का पूरा नाम जो होता है एजुकेशनल सैटेलाइट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 26। प्रश्न है सूचना के घटक होते हैं, तो सूचना के जो घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर संप्रेषण। देखो, सूचना जो होती है हमें सॉफ्टवेयर के रूप में भी मिलती है, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में भी मिलती है और संप्रेषण के रूप में भी मिलती है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका दिया हुआ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूचना के घटक कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और संप्रेषण। ठीक है, ये होंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है 27 नंबर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है विषय का समाकलन, ऑप्शन बी है विषय का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है आ और वाह दोनों,
ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आइए जानते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। इसका राइट आंसर जो रहेगा शिक्षा विषय का समाकलन राइट रहेगा। ठीक है, विषय का मूल्यांकन भी राइट रहेगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट रहेगा, जिसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा आ और व दोनों। ठीक है, आ और व दोनों, यानी विषय का समाकलन भी होता है और विषय का मूल्यांकन भी होता है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कक्षा जो होती है उसमें संचार का माध्यम जो होता है वो किस तरह का प्रयुक्त होता है, तो मुख्य माध्यम होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हार्डवेयर माध्यम होता है, ऑप्शन सी आ और व दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 28 है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कक्षा में जो शिक्षा का माध्यम होता है वो कैसे प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे मुख्य माध्यम होता है, हार्डवेयर माध्यम होता है, या आ और व दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा जो होती है उसमें मुख्य माध्यम भी होता है, हार्डवेयर माध्यम भी होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी, आ और व दोनों, हार्डवेयर और मुख्य माध्यम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 29। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा कंप्यूटर का जो उपयोग है वो होता है तो इंटरनेट में होता है, ईमेल में होता है, ई कॉम में होता है, या फिर उपरोक्त सभी में होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी में होता है। तो यहाँ पे शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग जो है वो इंटरनेट में, ईमेल में, या फिर ई कॉम में, या फिर उपरोक्त सभी में होता है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या रहेगा, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग सभी में होता है। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि शिक्षा यानी एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग, इंटरनेट यानी कुछ हम जब सर्च करते हैं तो उसमें भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और हम किस लिए सर्च कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ी सी शिक्षा मिल सके, एजुकेशन मिल सके। ठीक है, ईमेल, हमें किसी को मेल करना है, जैसे मान लीजिए हमें मेल करना है SCRT को। ठीक है, SCRT को, तो SCRT की जो मेल जो ईमेल है उस पे हमें मेल करना पड़ेगा। ठीक है, ई कॉम मतलब वेबसाइट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ई कॉम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होगा आपने। ठीक है, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग जो है इंटरनेट में, ईमेल में और ई कॉम में होता है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। अब देखो, यहाँ पे शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए हम एक प्रसारण कर रहे हैं, उसके लिए शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। क्या नाम हो सकता है, सोनी हो सकता है, नहीं हो सकता शायद। ठीक है सॉरी, सोनी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ज्ञान दर्शन हो सकता है ये। ठीक है, परिवर्तन हो सकता है, कृषि दर्शन शायद हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा तो क्या रहेगा, सोनी तो नहीं रहेगा, परिवर्तन भी नहीं है, यहाँ पे आपका कृषि दर्शन भी नहीं है। राइट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ज्ञान दर्शन। ठीक है, ज्ञान दर्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम क्या रहेगा, ज्ञान दर्शन रहेगा। ठीक है, ज्ञान दर्शन चैनल का क्या नाम है, ज्ञान दर्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 31। CD रोम का पूरा नाम क्या है। अभी हमने जाना CD रोम का पूरा नाम, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये प्रश्न देखते हैं, तो इसके आंसर देखिए, कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये नहीं होगा, कंप्यूटर डिस्क नहीं, कंप्यूटर तो होता ही नहीं, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी नहीं होगा। यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, और R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रखते हैं
तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए इंटरनेट के थ्रू हम लोग लाइव बातचीत करते ही हैं, ठीक है? उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम इंटरफ़ेस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है? गोफ़र कहते हैं? नहीं कहते। वेबसाइट कहते हैं? वेबसाइट पे हम लोग चैटिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है? वेबसाइट पे तो हम एक इंसान जो है जानकारी को दे सकता है बस, ठीक है? और हम लोग थोड़ा-सा उस पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चैटिंग नहीं कहा जा सकता उस चीज़ को, ठीक है? आगे हम चैटिंग जो होती है, चैटिंग लाइव बातचीत जो होती है उसे चैटिंग कहा जाता है, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन डी आपका रहेगा, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे जो है चैटिंग करते हैं, ठीक है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है CAL यानी काल का पूरा नाम क्या होगा? तो काल का पूरा नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्या रहेगा? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये आपका काल का पूरा नाम याद रखना है। यहाँ पे और ऑप्शन है, उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको काल का पूरा नाम याद रखना है बस, ठीक है? तो C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड और L फॉर लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इसको अच्छे से रिपीट करिए 2 बार, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है? इन सभी प्रश्नों को अगर आप 2 से 3 बार लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लीजिएगा, कम से कम 2 से 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एक-एक प्रश्न आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। रेडियो संचार कैसा साधन है? रेडियो जो संचार है वो कैसा साधन है? रेडियो को क्या हम देख सकते हैं? मतलब हम लोग देख-देख के सुनते हैं? नहीं सुनते देख-देख के, तो देख नहीं सकते, ठीक है? टीवी, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं या फिर यूट्यूब को देखते हैं, उस तरह से हम नहीं देख सकते। श्रव्य जो होता है, श्रव्य यानी सुन सकते हैं रेडियो को, ठीक है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, श्रव्य है, ठीक है? श्रव्य है। ऑप्शन ए और बी यानी देख नहीं सकते और सुन सकते हैं, तो ए और बी नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा 34 नंबर का, वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। यानी रेडियो संचार कैसा साधन है? श्रव्य साधन है, केवल हम इसे सुन सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं। ये प्रश्न है 35 नंबर, और अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट, उपग्रह, उपरोक्त सभी। देखो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी जो होती है उसके साधन ये सभी होंगे, क्योंकि टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट और उपग्रह ये सभी जो हैं टेली तकनीक यानी टेक्निक से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी उपग्रह के थ्रू हमें जो है इंटरनेट, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। टेलीविज़न भी उसी के थ्रू चलते हैं। नेक्स्ट, वीडियो टेक्स्ट भेज सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित क्या किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया आपको। सबसे पहले जानते हैं, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं तो वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सभी। वीडियो भी उपग्रह द्वारा संचालित होता है, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सभी जो होते हैं उपग्रह द्वारा संचालित होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह जो होता है उसका प्रयोग यानी सैटेलाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, दूरस्थ शिक्षा जो होती है उसके लिए किया जाता है, या फिर प्राथमिक शिक्षा के लिए किया जाता है, या परंपरागत शिक्षा में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, दूरस्थ शिक्षा जो होती है उसके लिए हम लोग उपग्रह यानी सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है, दूरस्थ शिक्षा के लिए हम लोग उपग्रह का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोग करते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है? परीक्षकों के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, उपरोक्त सभी में। अब देखो, सूचना और संचार की जो उपयोगिता है वो परीक्षाओं के मूल्यांकन में भी है,
ठीक है, परीक्षाएं जो होती हैं उनके मूल्यांकन में है, पाठ्यक्रम के निर्माण में भी है, ठीक है, और अभिलेखीकरण में भी है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 39। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, ये हम लोग जानेंगे। शिक्षक के रूप में है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका शिक्षक के रूप में है, सूचनाओं के संग्रह में है, परीक्षक के रूप में है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए और शिक्षक के रूप में भी है, ठीक है, और सूचनाओं के संग्रहण में भी है, और परीक्षकों के रूप में भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 40वां प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का क्या कार्य है, तो देखो यहाँ पे स्मृति अर्थात संग्रहण करना यानी याद करना, ठीक है, मेमोरी। अगला ऑप्शन है तथ्य प्रतिक्रियाकरण, ठीक है, क्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है स्मृति अर्थात संग्रहण करना, तथ्य प्रतिक्रियाकरण और सूचना प्रस्तुतिकरण, ये सभी जो होंगे ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न नंबर 41 जो है वो थोड़ा कटा हुआ है, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे इस पेज को। आगे के प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। 50वां प्रश्न है, व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं। व्यवहारिक जगत जो है उसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जो कितने रूप देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे 2 रूप देखने को मिलते हैं, सॉरी 3 रूप देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पे 3 रूप देखने को मिलते हैं, याद रखना है 3, ठीक है। बाकी और ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको याद रखना है 3 रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है 3 रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन जो होता है उसे हम एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशन करके एजुकेशन टीवी ईटीवी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा, ईटीवी, ठीक है, ईटीवी। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में हम लोग ईटीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया वो कब किया गया, तो यहाँ पे आपको याद रखना है भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 23 जुलाई 1927 को किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है अच्छे से, 23 जुलाई 1927। बाकी और अगर डेट देखोगे तो वो याद हो जाएंगी, ये वाली नहीं होगी अच्छे से, ठीक है। तो आपको याद रखना है केवल 23 जुलाई 1927, यही आपका आंसर रहेगा। केवल इसी डेट को याद रखना है, बाकी और डेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। याद रखना है 23 जुलाई 1927 को भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का जो है क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 53, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या हैं, तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है, और यूटिलिट्स उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार जो है ये सभी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिट्स, ठीक है, यूटिलिटीज़ और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट रहेगा आपका, सॉरी उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा,
ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर है 54। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 है, ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। ऑफिस पैकेज जो है उसके अन्य प्रारूप क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप एम एस वर्ड है, ठीक है, एम एस वर्ड है, ठीक है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 55 नंबर, सॉफ्टवेयर के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, याद रखना है। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, ऑफिस पैकेजेस के प्रकार हैं। ऑफिस पैकेजेस के प्रकार हैं, ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस, के ऑफिस, उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ऑफिस पैकेज के प्रकार जो है उपरोक्त सभी हैं, यानी ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस, के ऑफिस। ठीक है, ये है। अगला है, वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है एक बार फिर से, जो हमने पहले पढ़ा था वहाँ पे फर्स्ट पेज पे। ठीक है, प्रश्न नंबर है 57, नेट स्केप नेविगेटर है। क्या है ये? ये एक वेब ब्राउज़र है, हमने वहाँ पे पढ़ा था, और ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या रहेगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, वेब ब्राउज़र है। नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 58, आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ईमेल क्लाइंट है, शेड्यूलर है, या फिर एड्रेस बुक है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? उपरोक्त सभी है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 59। प्रश्न नंबर 59 है, वर्ड प्रोसेसर का प्रश्न नंबर 59 है, एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है। एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग क्या है? तो यहाँ पे हम जानते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग क्या है? तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसका प्रमुख अंग कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है। वर्ड प्रोसेसर जो है उसका मुख्य लक्षण क्या है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव एवं लोड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ये प्रश्न वैसे आज का लास्ट प्रश्न है, लेकिन हमने जो एक पेज छोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर वाला, वो पेज ही हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 है, संचार यानी संप्रेषण क्या है? तो इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखो संचार जो होता है वह ये एक प्रबंधी प्रक्रिया भी होती है, ठीक है, और यह एक सतत प्रक्रिया भी होती है, ठीक है, और क्या होता है, यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया भी होती है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 42। प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहायक है। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, किसके लिए है? ऑप्शन ए है शिक्षण कार्य की कुशलता वृद्धि में। ऑप्शन बी है व्यवहार परिवर्तन लाने में। ऑप्शन सी है कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में।
ठीक है, उपरोक्त सभी में ये आंसर राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 43। प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, या फिर आ और बा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि आ और बा ये दोनों है। शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है, और अधिगम कार्य में भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 44। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इंटरनेट का जो प्रारंभ है वो आपको याद रखना है, वर्ष 1969 में हुआ। ठीक है, और वर्ष 1969 में, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो 1969 में हुआ। 1969 में हुआ। ठीक है, इंटरनेट का प्रारंभ। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं? ईमेल हम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट करते हैं। ठीक है, टेलनेट। ठीक है, टेलनेट। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 46। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ है। स्मार्ट कक्षाएं जो होती हैं उनके क्या लाभ होते हैं, यहाँ पे देखेंगे। रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव होती है। ठीक है, अगला है विद्यालय हलचल से छुटकारा मिलता है। इसके बाद है यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, और उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो ये जो स्मार्ट कक्षाओं के लाभ होते हैं ये सभी होते हैं, आपको याद रखने हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है वो किसके लिए उपयोगी है, ये हम जानते हैं। ऑप्शन आपका पहला है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में। ठीक है, संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में। ध्रुव एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है। छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है, उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें जो आपने पढ़ी अभी, जो आपने सुनी अभी, करेक्ट है। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या चीज़ें। ऑप्शन ए है कार्यक्रम की समयावधि, ऑप्शन बी है कार्यक्रमों के उद्देश्य, ऑप्शन सी है श्रोताओं का शैक्षिक स्तर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कार्यक्रम की समयावधि, कार्यक्रम के उद्देश्य, श्रोताओं का शैक्षिक स्तर। ये तीनों चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तब आप अच्छा दूरदर्शन कार्यक्रम बना पाओगे। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका रहेगा, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न क्या है, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें। किसका ध्यान रखना है यहाँ पे हमें? यहाँ पे रखना है ध्यान हमें पाठों की रूपरेखा का, अनुवर्ती क्रियाकलापों का, या पठनीय सुझाव का, या उपरोक्त सभी का। देखो यहाँ पे हमें किस किस का ध्यान रखना पड़ेगा, सभी का रखना पड़ेगा। किस किस का? पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, ठीक है, पठनीय सुझाव और उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, तो आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 60 क्वेश्चन किए। तो 60 प्रश्न कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रश्नों को केवल 4 से 5 बार, ठीक है, 4 से 5 बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। एक बार 4 से 5 बार इस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको हर एक प्रश्न अच्छे से याद हो जाए, और साथ ही आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो में मैंने आपको सभी बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट कराए। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की एक एक वीडियो आपके लिए आएगी, और सभी बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे ही अतिलघुत्तरी प्रश्न की आएगी, वैसे ही लघुत्तरी प्रश्न की आएगी। सभी प्रश्न एक वीडियो में कंप्लीट हुआ करेंगे।
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे। और बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे आप लोग और भी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।